प्यारे बच्चों, विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अंशु सिंह एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय का पाठ 6 ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ऊतक, पौधों तथा जंतुओं के ऊतक, पादप ऊतकों का वर्गीकरण, विभज्योतकी ऊतक और स्थायी ऊतक। अगली क्लास में हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पूर्व कोशिका में हम ये जान चुके हैं कि सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, चाहे एक कोश की हो या बहुकोश की जीव हो। एक कोश के जीव का पूरा शरीर ही एक कोशिका में निहित होता है और उसकी एक कोशिका के अंदर ही श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। लेकिन बहुकोश की जीवों का शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और बच्चों, इनमें कुछ कोशिकाओं का समूह एक विशिष्ट कार्य करती हैं। जैसे पेशी कोशिकाएं मिलकर शरीर में संकुचन और प्रसारण का कार्य करती हैं। इसी तरह रक्त कोशिकाएं मिलकर शरीर में हार्मोन का, भोज्य पदार्थों का, उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करती हैं। इसी तरह तंत्रिका कोशिकाएं संदेश वाहक का कार्य करती हैं। बात करें अगर पादप में, तो पादप में जाइलम जो होता है जल का संवहन करती हैं। फ्लोएम कोशिकाएं मिलकर भोज्य पदार्थों का संवहन करती हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि कुछ कोशिकाओं का समूह एक विशिष्ट कार्य करने में दक्ष होती हैं। तो बच्चों, शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर समान रचना वाली कोशिकाओं के विशिष्ट समूह द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। बच्चों, ये कोशिकाएं रचना में भी समान होती हैं और ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपादित करती हैं। बच्चों, इसी तरह अगर बात करें जंतु ऊतक और पादप ऊतक की, तो आप बच्चों अगर यहाँ पे अमरूद, आम, नीम के पेड़ एक जगह हो, एक जगह कुत्ते, बिल्ली, जानवर, इंसान हो, तो आप बड़े आराम से बता देंगे कि ये सारे पादप जगत के अंतर्गत हैं और जो जंतु हैं, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे जंतु जगत के अंतर्गत हैं। इनकी मूलभूत रचना को देखकर हम समझ जाते हैं कि ये पादप जगत है और कुत्ते, बिल्ली सारे जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, आप देखिए पादप जो भी पौधे होते हैं उन्हें वो एक जगह स्थिर रहते हैं, उन्हें सीधा खड़े होने की आवश्यकता होती है। तो स्थिर रहने के लिए ज़्यादातर उन्हें सहारा देने वाले ऊतकों की आवश्यकता होती है जो उन्हें यांत्रिक सपोर्ट दे सकें। तो जो पादप में जो ऊतक होते हैं वो ज़्यादातर मृत ऊतक होते हैं। मृत कोशिकाओं से मिलकर उनके ऊतक का निर्माण होता है। जबकि जंतु में देखिए, जंतु क्या एक जगह से दूसरी जगह विचरणशील होते हैं। वो भोजन के लिए, साथी के लिए और आवास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। तो इनको ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। तो जंतु ऊतक सामान्यतः जीवित होते हैं। जीवित कोशिकाओं से मिलकर इन जंतु के ऊतक का निर्माण होता है। बच्चों, आप देखे होंगे कि जंतुओं में कुछ समय तक वृद्धि होता है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। लेकिन पादप में क्या होता है, जीवन पर्यंत वृद्धि, कुछ जगहों पर जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। तो पादप में कुछ जगहों पर जीवन पर्यंत वृद्धि होगी और कुछ जगहों पर वृद्धि रुक जाता है। तो हम ये कहेंगे कि जंतुओं में क्या होता है, अधिक एक रूप वृद्धि होती है, पादप में एक रूप वृद्धि नहीं पाई जाती है। बच्चों, अब इनके वृद्धि के आधार पर हम पादप और जंतु ऊतक का वर्गीकरण करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पादप ऊतक का वर्गीकरण पढ़ें। बच्चों, पादप के कुछ भाग में लगातार कोशिकाओं में विभाजन होता है जिससे वृद्धि होती रहती है, जबकि कुछ स्थानों पर विभाजन रुक जाता है। तो
विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, विभज्योतिकी ऊतक और स्थायी ऊतक। फिर बच्चों देखिए, विभज्योतिकी ऊतक को फिर तीन भागों में बांटा गया है। ये किस स्थान पर पाए जाएंगे विभज्योतिकी ऊतक, उनके पाए जाने वाले स्थान के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक या कैम्बियम और अंतर्विष्ट विभज्योतक में बांटा गया है। इसके अलावा फिर स्थायी ऊतक की बात करें तो स्थायी ऊतक में विभाजन नहीं होता है, अब वो स्थायी संरचना प्राप्त कर चुके रहते हैं। और ये दो प्रकार के ऊतक होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। संरचना के आधार पर इनको सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक में बांटा गया है। सरल स्थायी ऊतक, फिर मृदुत्तक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ोत्तक। सरल स्थायी ऊतक को फिर तीन भागों में मृदुत्तक, स्थूलकोणोत्तक और दृढ़ोत्तक में बांटा गया है। इसी तरह जटिल स्थायी ऊतक को संवहन ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि ये पदार्थों का संवहन पादप में करते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। अब आइए बच्चों हम जाने विभज्योतिकी ऊतक क्या होते हैं। बच्चों, विभज्योतिकी ऊतक की कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है, जिससे पादप में या पौधे में वृद्धि होती है। अब ये देखें कि क्या वाकई में विभज्योतिकी ऊतक में लगातार विभाजन होता है और ये जिम्मेदार होते हैं पादप में वृद्धि के। इससे संबंधित एक प्रयोग आइए किया जाए। क्या करते हैं, दो जार लेते हैं पानी से भरे हुए और दोनों जार में एक एक प्याज मूल की तरफ से रख देते हैं। इसको ऐसे रख देंगे, 3, 4, 5 दिन छोड़ेंगे पहले, और एक चार्ट बना लेंगे बच्चों। उसमें हम क्या करेंगे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर दिन का दोनों के प्याज के मूल की वृद्धि को माप कर लिखते जाएंगे। उसके बाद चौथे दिन बच्चों जार 2 की प्याज के मूल को शीर्ष से काट देंगे। शीर्ष से काटने के बाद केवल जार 2 के प्याज के मूल को शीर्ष से काटेंगे और शीर्ष से काटने के बाद फिर दोनों को हम ऐसे ही जार में रख देंगे, अब फिर छोड़ देंगे और काटने के बाद बच्चों फिर वृद्धि को हम माप लेंगे, जार 1 में प्याज के मूल की वृद्धि और जार 2 में प्याज के मूल की वृद्धि। उसके बाद चौथे दिन छोड़ेंगे, 5वें दिन छोड़ेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे तो हम देखते हैं, जब चौथे दिन और 5वें दिन हमने वृद्धि की माप लिखी थी तो हम देखते हैं कि जार 1 में तो मूल की वृद्धि हुई और मूल लंबाई में बढ़ा, लेकिन जार 2 में मूल की वृद्धि या जड़ की वृद्धि रुक गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जड़ के शीर्ष को काट दिया था और हम ये बताएं वहाँ से विभज्योतिकी ऊतक खत्म हो गया, जिसकी वजह से मूल में फर्दर वृद्धि नहीं हो पाता है और उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो बच्चों अब यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया कि विभज्योतिकी ऊतक द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में वृद्धि होती है। क्या होता है, विभज्योतिकी ऊतक की कोशिकाएं गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होती हैं और चूंकि इनमें विभाजन होता है, लगातार विभाजन होता है इनकी कोशिकाओं में, तो क्या होता है, इनकी कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है कि ये कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। इनकी कोशिकाओं में कोशिका द्रव बहुत सघन होता है, अधिक मात्रा में होता है। कोशिका में केंद्रक स्पष्ट होता है और बड़ा होता है, जबकि कोशिका की कोशिका भित्ति पतली होती है। बच्चों, विभज्योतिकी ऊतक की कोशिकाओं में रसधानी का अभाव होता है। क्यों अभाव होता है? क्योंकि विभज्योतिकी ऊतक की कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है, इसलिए इसमें रसधानी का अभाव होता है। साथ ही साथ इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है विभाजन के लिए, तो विभज्योतिकी ऊतक की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी संख्या में अधिक पाई जाती हैं। बच्चों, विभज्योतिकी ऊतक इनके पाए जाने के स्थान, मतलब पौधे में किस स्थान पर पाए जाते हैं, उस आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक देखिए पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। पौधे की जड़ और तना के शीर्ष भाग में शीर्षस्थ विभज्योतक पाए जाते हैं और ये पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं। उसके बाद पार्श्व विभज्योतक।
आप देखिए बच्चों, पौधे के पार्श्व भाग में पार्श्व विभज्योतक पाया जाता है और ये पौधे को मोटाई में बढ़ाते हैं। पौधे की मोटाई में वृद्धि के लिए पार्श्व विभज्योतक जिम्मेदार होते हैं। इसी तरह अंतर्विष्ट विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक पत्तियों के आधार और टहनियों के पर्व पे पाए जाते हैं। पर्व संधि के दोनों तरफ अंतर्विष्ट विभज्योतक उत्तक पाए जाते हैं और ये पर्व की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। बच्चों, विभज्योतिकी उत्तक क्या होता है? लगातार विभाजन उनमें होता रहता है और जब विभज्योतिकी उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन रुक जाता है, वो पूर्ण परिपक्व हो जाती हैं, तो वो स्थायी उत्तक में बदल जाती हैं। तो अब आइए बच्चों देखा जाए कि उत्तक में जो कोशिकाएं होती हैं, क्या उन सारी कोशिकाओं की संरचनाएं एक समान होती हैं? इसको जानने के लिए हम तने की काट लेंगे, तने की कई काट लीजिए और उसको सैफरनीन से रंजित कर दीजिए, कलर्ड कर दीजिए और उसमें जो काट सबसे अच्छी हो उसको हम स्लाइड पर लेते हैं, स्लाइड पर लेंगे और उसके ऊपर से हम थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल देंगे। ग्लिसरीन डाल के उसको कवर स्लिप से ढक देंगे और जब इसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। तने की काट का ये संरचना दिखाई देगा। इसमें आप इस पार्ट को अगर देखिए, एक पार्ट देखिए तो इस तरह की संरचना दिखेगी। आप देखिए इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, विभिन्न आकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। ये कार्य के अनुसार विभिन्न आकार की कोशिकाएं होती हैं। तो आइए देखें कि ये विभिन्न आकार की कोशिकाओं कैसी होती हैं, उनका कार्य क्या होता है। बच्चों, जब विभज्योतिकी उत्तक में विभाजन पूर्ण हो जाता है, विभाजन रुक जाता है और वो उत्तक परिपक्व हो जाती हैं, तो वो स्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाती हैं। ये स्थायी उत्तक अब पौधे में एक विशिष्ट कार्य को करने लगते हैं। पौधे के गठन में इनका अब योगदान होता है। तो बच्चों, जब विभज्योतिकी उत्तक में विभाजन रुक जाता है, विभज्योतिकी उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन रुक जाता है और अब ये कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करने लगती हैं, तो इस पूरी क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं और विभेदीकरण द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। बच्चों, स्थायी उत्तक संरचना के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। पहले हम देखें सरल स्थायी उत्तक की कोशिकाओं को। बच्चों, सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार की होती हैं, मृदोत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ोत्तक। मृदोत्तक देखिए संरचना से पता चल रहा है कि मृदोत्तक की कोशिका भित्ति पतली होती है और इनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, मतलब कोशिकाओं के बीच में स्थान पाया जाता है। ये मृदोत्तक या पैरेन्काइमा जीवित कोशिकाएं होती हैं और सामान्यतः ये भोजन का संग्रह करती हैं। भोजन के भंडारण का कार्य मृदोत्तक द्वारा किया जाता है। बच्चों, मृदोत्तक में जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लगती है। हरित लवक पाया जाएगा तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लगेंगी और भोजन का निर्माण करने लगती हैं। तो वे मृदोत्तक या पैरेन्काइमा जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उनको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। इसी तरह बच्चों, जलीय पौधों को देखिए। जलीय पौधे क्या होता है, पानी में तैरते रहते हैं। तो जलीय पौधे में जो पैरेन्काइमा होता है उनके कोशिकाओं में वायु कोष पाया जाता है। इस वायु कोष की वजह से जलीय पौधे तैरते हैं, हल्के होकर तैरते हैं। तो जब पैरेन्काइमा में वायु कोष पाया जाएगा तो पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा जाता है। बच्चों, आप देखे होंगे पौधों में लचीलापन होता है। पौधे आप कभी जो था पेड़ की टहनी को झुकाइए तो एकदम से वो टूट नहीं जाएगा। पत्ती को थोड़ा इधर उधर करिए तो वो टूट नहीं जाती है, पत्ती अपने आधार से अलग नहीं हो जाती है। तो पौधे में लचीलेपन की वजह से वो टूटते नहीं हैं। और ये लचीलापन आता कहाँ से है? पौधे में स्थायी उत्तक होता है स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक की वजह से पौधे में लचीलापन आता है और वो पौधे को यांत्रिक सपोर्ट भी देते हैं। बच्चों,
स्थूल कोण ऊतक में अंतरकोशिकीय अवकाश बहुत कम होता है और इनमें अनियमित रूप से पेक्टिन और सेल्यूलोज का जमाव कोनों पर पाया। देखिए जगह जगह कोनों पे पेक्टिन और सेल्यूलोज का जमाव पाया जाता है। और बच्चों ये कोलेनकाइमा भी जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं और ये पाई कहाँ जाती हैं तो एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में ये स्थूल कोण ऊतक प्राप्त होंगी या दिखाई देंगी। बच्चों जो भी स्थायी ऊतक होते हैं ये एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं और इसके पहले जो हमने मृदुत्तक पढ़ा था सबसे ज्यादा मृदुत्तक की कोशिकाएं एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती हैं। इसके बाद आइए देखें दृढ़ोत्तक। बच्चों दृढ़ोत्तक मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये पौधे को किसी भी पौधे या वृक्ष को कठोर और मजबूत बनाता है। इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव पाया जाता है जिसकी वजह से कोशिका के अंदर स्थान नहीं रह जाता है। इसकी कोशिकाएं लंबी और देखिए संकरी होती हैं। बच्चों जो दृढ़ोत्तक होता है इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, दृढ़ कोशिकाएं और दृढ़ोत्तक रेशे। बच्चों आप देखे होंगे नारियल के रेशे या पटसन ये सारे दृढ़ोत्तक रेशे से बने होते हैं। अलसी, नारियल, पटसन ये सारे दृढ़ोत्तक रेशे के उदाहरण होते हैं। इसी तरह अगर दृढ़ कोशिकाओं की बात करें तो दृढ़ कोशिकाएं हमको बीजों और फलों के कठोर छिलके में मिलते हैं। जैसे आप अखरोट या बादाम के छिलके देखिए, इसी तरह नाशपाती के गूदे में भी दृढ़ कोशिकाएं पाई जाती हैं। बच्चों जो सरल अस्थायी ऊतक होता है वो ज़्यादातर एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। तो आइए देखें एपिडर्मिस की संरचना कैसी होती है। तो जो किसी भी कोशिका का सबसे बाह्य आवरण एपिडर्मिस होता है या बाह्य त्वचा इसको बोलेंगे। ये कोशिका की रक्षात्मक आवरण बनाती है और ये सभी कोशिका के बाह्य आवरण बनाती हैं। तो पूरे पादप के का बाह्य आवरण एपिडर्मिस होता है। बच्चों चूंकि ये रक्षात्मक आवरण होता है इसलिए इनके बीच अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है। देखिए इनके बीच अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है और जो बाह्य भित्ति होती है और पार्श्व भित्ति होती है ये आंतरिक भित्ति से मोटी होती हैं। एपिडर्मिस की बाह्य भित्ति और पार्श्व भित्ति आंतरिक भित्ति से मोटी होती हैं। बच्चों एपिडर्मिस के ऊपर मोम की एक लेयर पाई जाती है। क्योंकि ये रक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करता है तो ये इनके ऊपर मोम की एक लेयर पाई जाती है जिसकी वजह से अनावश्यक जल की हानि पौधे में नहीं होती है तथा ये पौधे को यांत्रिक आघात और परजीवी कवक से भी बचाते हैं। बच्चों आपने पत्ती में अगर एपिडर्मिस देखे पत्ती के एपिडर्मिस में जगह जगह छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। ये स्टोमेटा रक्षी कोशिकाओं से ढकी होती हैं। इनके दोनों तरफ वृक्क के समान रक्षी कोशिकाएं होती हैं और स्टोमेटा का खुलना और बंद होना इन्हीं रक्षी कोशिकाओं की वजह से होता है और स्टोमेटा द्वारा गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जिनका नियंत्रण इन रक्षी कोशिकाओं द्वारा होता है। इसके अलावा बच्चों मरुस्थलीय पौधों में एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटीन की लेयर पाई जाती है। क्यूटीन एक रसायन होता है जो जल रोधी होता है जिसकी वजह से मरुस्थलीय पौधों में जल की हानि नहीं होती है या बहुत कम होती है। मरुस्थलीय पौधों में हम जानते हैं कि वहाँ पे जल बहुत कम मात्रा में होता है तो जड़ें जो जल को अवशोषित की रहती हैं वो उनका संरक्षण रहे इस वजह से उनके ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटीन की लेयर पाई जाती है जिससे अनावश्यक जल की हानि नहीं होती है। इसी तरह बच्चों जड़ में एपिडर्मिस को देखा जाए तो जड़ में एपिडर्मिस जल के अवशोषण का कार्य करती हैं। आप देखिए जड़ की एपिडर्मिस के ऊपर मूल रोम पाए जाते हैं। रोम जैसी संरचना होती है जिसको मूल रोम कहते हैं। ये एपिडर्मिस की सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, सतह को बढ़ाते हैं ताकि अधिक से अधिक जल का अवशोषण हो सके। बच्चों इसके अलावा आप कभी
वृक्ष में नए तने को देखिए और वृक्ष को देखिए। आयु बढ़ने के संग संग वृक्ष के जो तने होते हैं उनके ऊपर छाल दिखाई देता है, जबकि नए तने पे छाल नहीं होता है। तो क्या होता है, छाल या कॉर्क का निर्माण कैसे होता है? तो हम इसके पहले इसमें आप देखिए यहाँ पे कॉर्टेक्स है। इस कॉर्टेक्स में द्वितीयक विभज्योतकीय ऊतक होता है जो कार्प कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसमें द्वितीयक विभज्योतिक ऊतक होता है कॉर्टेक्स में जो कार्प कोशिकाओं का निर्माण करता है, और ये कार्प कोशिकाएं पेड़ के चारों तरफ एक लेयर बना लेती हैं जिनको छाल कहते हैं, और इनके ऊपर सुबेरिन का आवरण पाया जाता है। इनमें सुबेरिन पाया जाता है जिसकी वजह से ये जल रोधी होती हैं। तो इन पौधों में इनकी वजह से भी जल का अनावश्यक हानि नहीं होता है। अब आइए बच्चों देखें जटिल स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक हम पढ़ चुके हैं, दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक में मृदुत्तक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ोत्तक के बारे में हम पढ़ लिए। अब आइए देखें जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं। बच्चों जटिल स्थायी ऊतक जाइलम और फ्लोएम ये दो प्रकार के होते हैं, और जाइलम और फ्लोएम को संवहन ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि जटिल स्थायी ऊतक पौधे में पदार्थों के संवहन का भी कार्य करते हैं, इसलिए इनको संवहन ऊतक भी कहते हैं। और जाइलम और फ्लोएम को एक संग संवहन बंडल बोलते हैं, इनको मिलाकर संवहन बंडल कहा जाता है। बच्चों जटिल पौधों में ये जटिल ऊतक या संवहन ऊतक पौधों को वातावरण के अनुकूल बनाते हैं, वातावरण में रहने योग्य बनाते हैं जटिल संवहन ऊतक। आइए आप पढ़ें जाइलम। बच्चों जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बच्चों जो जटिल ऊतक होता है इनको जटिल ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अभी तक सरल ऊतक, सरल स्थायी ऊतक में हमने देखा कि जो भी सरल ऊतक थे, चाहे मृदुत्तक, स्थूलकोण ऊतक या दृढ़ोत्तक, सब में एक ही प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर इन ऊतक का निर्माण की थी। लेकिन जटिल ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर जटिल ऊतक का निर्माण करती हैं। तो आइए जाइलम में देखें जाइलम का निर्माण कैसे होता है। जाइलम वाहिनिकाएं, वाहिकाएं जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेशे से मिलकर बनी होती हैं, जिनमें जाइलम वाहिनिकाएं और जाइलम वाहिकाएं देखिए लंबी नलिका समान इनकी संरचना होती है, एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर नलिका जैसे लंबी संरचना बनाती हैं। और ये वाहिनिकाएं और वाहिकाएं ये जड़ से अवशोषित जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती हैं, और इन्हीं में जाइलम पैरेन्काइमा पाया जाता है जो भोजन के संग्रह का कार्य करती हैं, तथा जाइलम रेशे पौधे को यांत्रिक सपोर्ट देने का कार्य करते हैं। इसके बाद आइए बच्चों देखिए फ्लोएम। फ्लोएम चालनी कोशिकाओं, चालनी नलिकाओं, साथी कोशिकाओं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे से मिलकर बनी होती हैं। बच्चों देखिए चालनी नलिकाएं नलिका जैसी संरचना होती है और इनके बीच बीच में छिद्र जैसा होता है। चालनी नलिकाओं के दोनों तरफ सखी कोशिकाएं या साथी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो चालनी नलिकाओं के कार्य को नियंत्रित करती हैं। चालनी नलिकाओं का कार्य क्या होता है? ये पत्तियों द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है उसको पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती हैं। इन्हीं में बीच बीच में फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है चालनी नलिका में, जो भोजन के संग्रह का कार्य करती हैं, तथा इनमें जो फ्लोएम रेशे होते हैं ये दृढ़ोत्तक होते हैं और ये पौधे को सहारा देने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने पादप ऊतक पढ़ लिया है। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतिकीय ऊतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतिकीय ऊतक पौधे में किस भाग में पाए जाते हैं उसके अनुसार इनको शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और अंतर्विष्ट विभज्योतक में बांटा गया। इसी तरह स्थायी ऊतक को 2 भागों में बांटा गया, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के थे, मृदोत्तक, दृढ़ोत्तक और स्थूलकोण ऊतक। जबकि जटिल स्थायी ऊतक जिनको हम संवहन ऊतक भी कहते हैं वो जाइलम और फ्लोएम प्रकार के होते हैं। बच्चों पादप ऊतक संबंधित ये कुछ गृह कार्य है, इसका आप अभ्यास कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको पादप ऊतक समझ में आया होगा।
मिलते हैं जंतु ऊतक के संग। धन्यवाद।